Hello everyone, I am back again with some new interesting rules of active and passive conversion. We have read and studied the rules of tenses, the sentences having modal verbs and infinitive forms so far. So today I am going to tell you the rules of imperative sentences in passive conversion. So first of all, I will tell you and discuss about what an imperative sentence is. Imperative sentences के साथ साथ besides describing this type of sentences, I will also give you some examples of some sentences where we avoid using the agent with preposition by. So we will have a look at those sentences also. Let's begin. देखिए, इम्परेटिव सेंटेंसेस के रूल्स भी बनते हैं पैसिव कन्वर्जन में, इसके भी अलग रूल्स होते हैं. तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है. वी विल डिस्कस अबाउट इट. इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें सो यू हैव टू रिमेंबर, ये कार को आप याद रखिए. C स्टैंड्स फॉर कमांड, A फॉर एडवाइस एंड R फॉर रिक्वेस्ट. अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट is called to be an imperative sentence. तो imperative sentence को अगर हिंदी में डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा कि ऐसे sentences जिनसे हम किसी कमांड को एक्सप्रेस कर सक रहे हैं और एडवाइस को बता रहे हैं या रिक्वेस्ट को बता रहे हैं, तो वो आपका imperative sentence में आता है. imperative sentences has two types. एक्चुअली इसकी बिगिनिंग जो है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि एक सेंटेंसेस वो है जिससे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से देखेंगे सेंटेंस की बिगनिंग हुई है. डू नॉट उसके नेगेटिव फॉर्म में होता है. नेवर और ऑलवेज सजेशन एक्सप्रेस करता है. प्लीज़ या फिर काइंडली जो है वो रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है. इसी तरह से जो लेट वाले सेंटेंसेस है वो भी आपके इम्परेटिव टाइप 2 में आते हैं. तो इम्परेटिव के सेंटेंसेस में लेट वाले सेंटेंसेस भी होते हैं और विदाउट लेट वाले सेंटेंसेस भी आते हैं. इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनकी पैसिव कन्वर्जन बनती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रूल्स. तो आज हम यहाँ पे वही रूल्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्लोज द डोर. इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? दैट द सब्जेक्ट इज़ नॉट रिटन बट इट इज़ अंडरस्टूड एंड इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी यू. फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट फॉर्म से हो, उसके नेगेटिव फॉर्म में डू नॉट लगा हो सकता है. काइंडली या रिक्वेस्ट के लिए प्लीज़ भी लगा हो सकता है. ऑलवेज और नेवर भी लगा सकते हैं हम लोग सजेशन के लिए, एडवाइस किसी को करने के लिए. तो ये सारे आपके जो सेंटेंसेस हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस टाइप 1 में आते हैं. वेयर एज वी टॉक अबाउट द टाइप 2, तो वहाँ पे जो आपके सेंटेंसेस हैं वो लेट से स्टार्ट होते हैं. जैसे लेट के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस का सेंटेंस दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, जैसे लेट हिम क्लोज द डोर. सो बोथ द सेंटेंसेस बिलोंग टू इम्परेटिव सेंटेंस. टाइप्स 2 है इसके, टाइप 1 एंड टाइप 2. दोनों आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं. इनकी पैसिव बनाने के लिए आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं. यू हैव 3 स्ट्रक्चर्स फॉर इट्स पैसिव कन्वर्जन. तो चलिए देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि उसको कैसे बनाना है, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है. स्ट्रक्चर 1 है, इसकी नेगेटिव फॉर्म में मैं आपको लिख के दे रही हूँ. Look at the board and write down all these rules on your fair notebook or rough, whatever you are using right now. See, इसमें आपको 2 स्ट्रक्चर मैंने बताए and these 2 structures will be used for passive conversion of imperative sentences.
इम्परेटिव सेंटेंस में मैंने जो लेट वाले रूल्स, ये जो लेट वाले आपको स्ट्रक्चर दिए हैं और लेट वाले टाइप के भी होते हैं सेंटेंसेस, तो उसमें देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, दोनों स्ट्रक्चर्स में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको अच्छे से पता है कि अगर आपके टेंसेस वाले रूल्स अगर हम देखते हैं उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब होती है तभी उसका हम पैसिव बना सकते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हमारा मिसिंग है देन वी विल नॉट बी एबल टू यूज़ ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. So it is compulsory while we are making a passive conversion that our verb should be in transitive form. इसमें भी यही चीज़ कंपल्शन बता रही है कि ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है. आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप इन दो स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग उसका पैसिव कन्वर्जन बनाने में एबल नहीं हो पाएंगे. तो ये आपने देखा कि ऑब्जेक्ट दोनों जगह है. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का जिसमें कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. जैसे the sentence is close this window. As you can see that close is the first form of verb and this window is a direct object. ठीक, तो in this sentence object is already given and it is also an imperative sentence type 1. तो हम इन दोनों स्ट्रक्चर से इसको पैसिव में बना सकते हैं. कैसे? स्ट्रक्चर को देखते हुए रखते हैं. ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, दिस विंडो शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है and we have the main verb close, so the third form of close will be closed. ठीक है, आपका सेंटेंस क्या बना, this window should be closed. Either we can try this structure or this is also preferable for passive conversions. इससे भी हम आपको बना के बताते हैं. Let this window be closed. So you can see that both the passive conversions are correct. आपके स्ट्रक्चर 1 से भी बन रहा है एंड स्ट्रक्चर 2 से भी इसको बना सकते हैं. अब आपने उसमें वहाँ पे क्या देखा कि इसमें एजेंट का यूज़ नहीं हुआ है. एजेंट मतलब जो हम बाई के प्रेपोजिशन के साथ में यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिख के, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो लिखते नहीं है. इट इज़ ऑलवेज अंडरस्टूड. जो कि यू होता है उसको हम लास्ट में लेके नहीं जाते. तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम एजेंट का यूज़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ अंडरस्टूड है, माना जाता है. इसीलिए लास्ट में मैंने बाई यू नहीं लिखा है इसमें. ठीक है, तो आपके ये दो स्ट्रक्चर से टाइप 1 के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं. अब हम बात करेंगे, ये दो स्ट्रक्चर्स तो हो गए आपके जिसमें आप पैसिव कन्वर्जन कर रहे हो इम्परेटिव सेंटेंस का. और अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में चाहिए होता, जैसे अगर क्लोज दिस विंडो के आगे आपका डोंट लगा होता, डू नॉट क्लोज दिस विंडो, तो आपको सिंपल क्या करना था, उसका नेगेटिव स्ट्रक्चर आप चूज़ करते एंड यू विल यूज़ नॉट बिफोर द फॉर्म बी इन पैसिव कन्वर्जन. तो अगर इसी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म अगर बनाना होता तो हम कैसे बनाते इसका, दिस विंडो this window should not be closed. Similarly, in the second structure, let this window not be closed. In both the sentences we have not used by you. Okay, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंसेस में यू और एजेंट का यूज़ लास्ट में हम नहीं करते हैं. तो आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं इम्परेटिव के. अब यहाँ पे बात आती है कि इफ़ अ सेंटेंस इज़ एक्सप्रेसिंग अ रिक्वेस्ट, आई मीन टू से इफ़ अ सेंटेंस इज़ एक्सप्रेसिंग एन इंट्रीटी और प्लीज़ और काइंडली, दीज वर्ड्स आर गिवन इन द सेंटेंस, तो क्या हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग, इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग पैसिव बना पाएंगे? नहीं. तो उसके लिए आपका एक कॉमन स्ट्रक्चर है. अब इसको आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक अ क्लिक.
कॉमन स्ट्रक्चर, सी कॉमन स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या है? इसको भी आप नोट कर लीजिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन इम्परेटिव सेंटेंसेस। देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि आपने ये वाले रूल्स बनाए, सिंपल मेथड से बन गए। जो दो स्ट्रक्चर्स दिए थे, शुड से बन सकता है, लेट से बन सकता है। इन केस आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना होता, जैसे आपका सेंटेंस कुछ ऐसा होता, read carefully. Look at the sentence. Read carefully. This sentence also begins with the first form of verb and it is imperative type 1. Are you able to make its passive conversion through these rules? I mean the structures which I had make you write. अभी मैंने आपको जो लिखवाए थे let वाले और should से, आप क्या उस स्ट्रक्चर से इसको बना पाएंगे? पैसिव कन्वर्जन इसका नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसमें एडवर्ब का तो हमने मेंशन ही नहीं किया। वी हैव जस्ट पुट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर है तो आपके लेट वाले स्ट्रक्चर और शुड से बन रहा है, लेकिन इन केस आपका सेंटेंस कुछ ऐसा है रीड केयरफुली जिसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर आपका उसमें उन दोनों स्ट्रक्चर से पैसिव नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। ये वाले स्ट्रक्चर वाले जो रूल्स हैं, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यू के बाद आर है, रिक्वेस्टेड है, एडवाइज्ड है, ऑर्डर्ड है। इतना अच्छा रूल है ये कॉमन स्ट्रक्चर वाला। अगर आपके सेंटेंस में प्लीज़ आ रहा है या काइंडली आ रहा है, देन यू कैन ऑल्सो यूज दिस रूल, यूज दिस स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग पैसिव कन्वर्जन ऑफ एन इम्परेटिव सेंटेंस हैविंग प्लीज और काइंडली। इन केस आपके सेंटेंस में ऑलवेज आ रहा है तो भी आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी, इवन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता तो भी आपका इस स्ट्रक्चर से बन सकता है। आपको इन तीनों चीज़ों में क्या चीज़ प्रेफर करनी है? इफ़ योर सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और कमांड, यू कैन राइट ऑर्डर, ओके। इफ़ योर सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग एनी एडवाइस और सजेशन, यू कैन राइट एडवाइज्ड। इफ़ योर सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, यू कैन यूज़ रिक्वेस्टेड। आर के तुरंत बाद आप इन तीनों में से ऑब्लिक लगा के जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें आप क्या चूज़ करोगे? आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, वो आप लगा लीजिए। देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू यूज़ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आपको मिल जाएगा क्योंकि हर सेंटेंस में इम्परेटिव में फर्स्ट फॉर्म तो दी होती है। देन आपका अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उस सेंटेंस में, जैसे क्लोज द विंडो था तो द विंडो आपका ऑब्जेक्ट था। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दिखा दूं, क्लोज द विंडो, दिस इज योर सेकेंड सेंटेंस। इसमें वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ये लेट से भी बन रहा है, शुड से भी बन रहा है और ये कॉमन स्ट्रक्चर से भी बन जाएगा। कोई कंपल्शन नहीं कि ऑब्जेक्ट हो ना हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इसको बनाएं। एडवर्ब, एडजेक्टिव फ्रेजेस होंगे तब भी बनेगा। कैसे बनाएंगे इसको? यू आर, अगर आपको ये सेंस ऐसा लग रहा है जैसे रिक्वेस्ट वाला है, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस इम्परेटिव के ऐसे होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो होते हैं बिगिन, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ऑर्डर या कमांड ही एक्सप्रेस करें। मेरी चीज़ मैं जो बता रही हूँ उसको समझिएगा। इम्परेटिव वाले सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस का शुरू होना हमेशा ये एक्सप्रेस नहीं करता दैट दिस सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग एनी कमांड और ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, if your sentence is given save my child, okay, save बचाना, my child मेरे बच्चे को बचाओ,
फॉरगिव मी, ये भी एक सेंटेंस है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो हो रहे हैं शुरू, लेकिन इसमें आपका सेंस क्या निकल रहा है? रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जो भी सेंटेंस देखें, अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें हर एक बार ऑर्डर या कमांड लगा दें। आप उसका सेंस देखिए कि वो एडवाइस एक्सप्रेस कर रहा है, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है कि कमांड या ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे प्लीज़ लिखा ही है, यहाँ पर प्लीज़ लिखा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको रिक्वेस्ट अगर मान रहे हैं तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस से भी बना सकते हैं। इसमें रिक्वेस्टेड का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, क्लोज द विंडो, शट द डोर, तो आप इसको ऑर्डर का यूज़ करके भी बना सकते हैं। जैसे यू आर ऑर्डर टू क्लोज द विंडो। ये स्ट्रक्चर तीनों तरह के सेंटेंसेस के लिए यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसको कॉमन स्ट्रक्चर बोला गया है। सेंटेंस में अगर यहाँ पे प्लीज़ लगा होता, प्लीज़ क्लोज द विंडो, तो आप उसको क्या लेट वाले स्ट्रक्चर से या शुड वाले स्ट्रक्चर से बना पाते? नहीं बना पाते, क्योंकि उसमें प्लीज़ का तो कुछ मेंशन ही नहीं किया है। तो फिर आप क्या करेंगे? यू विल यूज़ दिस कॉमन स्ट्रक्चर। इसका क्या हो जाएगा? प्लीज़ क्लोज द विंडो का अगर हम बनाते तो उसमें आपको यहाँ ऑर्डर की जगह पे क्या यूज़ कर देना था? यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आप लेट और शुड से इम्परेटिव के सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर उसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो। लेकिन अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है या फिर सेंटेंसेस प्लीज़ और काइंडली वाले हैं तो फिर आप प्रेफर करिए कॉमन स्ट्रक्चर का यूज़ करना, ठीक। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाती है बच्चों से कि आर हेल्पिंग वर्ब है तो आप उसके बाद नॉट का यूज़ कर देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यू हैव टू पुट नॉट बिफोर द इन्फिनेटिव। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू आ रहा है, आपको नॉट कहाँ लगाना है? ठीक उसके पहले। देन योर सेंटेंस विल बी फॉर्म्ड इन नेगेटिव। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। सेंटेंस अगर नेगेटिव फॉर्म में दिया होता तो यू कैन चूज़ द सेंस ऑफ अ सेंटेंस और फिर आप निगेटिव के लिए नॉट इन्फिनेटिव के पहले लगाते और सेम स्ट्रक्चर यूज़ कर देते। एडजेक्टिव एडवर्ब ऑफ फ्रेज का क्या मतलब है? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो ये आपका लेट और शुड वाले स्ट्रक्चर से नहीं बनेगा। आप इसको इस वाले स्ट्रक्चर से बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट भी मेंशन किया हुआ है। इन केस आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, एडजेक्टिव कोई दिया हो या एडवर्ब दिया हो या कोई और फ्रेज दिया हो तो भी आप उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये सेंटेंस, यू आर एडवाइज्ड टू रीड केयरफुली, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइज्ड टू रीड केयरफुली। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, हमारा एडवर्ब दिया हुआ है तो हम उसकी जगह पे एडवर्ब को लिख देंगे, ठीक है। तो आपको ये इम्परेटिव के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। आप ये स्ट्रक्चर की कॉपी उसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। Now we will move ahead with some more examples where we are not going to use the agent with preposition by। अच्छा, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम ज़रूरी नहीं है कि एजेंट के साथ में बाई का यूज़ करें। कौन कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं? पहले मैं आपको एक सेंटेंसेस की एग्जांपल्स दे देती हूँ, रुकिए।
कुछ सेंटेंसेस देखिए आपके लिखे हुए हैं, 7 sentences are there, सॉरी 8 sentences are there। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें हम एजेंट बाई का यूज़ प्रीपोजिशन बाई, एजेंट का यूज़ प्रीपोजिशन बाई के साथ हम नहीं करते हैं। जैसे आप जहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट की जगह पे समवन आ रहा है, द पुलिस आ रहा है, पीपल आ रहा है, अ मैन, अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रहा है जो सब्जेक्ट, और एवरीवन आ रहा है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो अननोन है। किस कंडीशन में हम एजेंट का यूज़ प्रीपोजिशन बाई के साथ नहीं करते हैं? व्हेन आवर सब्जेक्ट इज़ अननोन और इट इज़ अंडरस्टूड ऑलरेडी, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर इन द इम्परेटिव सेंटेंसेस कि वहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो यू माना जाता है। तो व्हेन इट इज़ अंडरस्टूड कि यू है तो भी हम एजेंट बाई का यूज़ नहीं करेंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है? जब हमारा कोई सब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट होता है, मीन्स वी डोंट हैव एनी नेसेसिटी टू मेंशन द सब्जेक्ट। तो ये 3 कंडीशंस हैं, व्हेन योर सब्जेक्ट इज़ अनइम्पॉर्टेंट, व्हेन योर सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड, व्हेन योर सब्जेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन। ओके, या फिर आप कह सकते हो कि जो अननोन है और अंडरस्टूड है या अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनको हम नहीं लिखते हैं लास्ट में। अंडरस्टूड वाला आप समझ चुके हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में यू अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम उसको लास्ट में यूज़ नहीं करते। ओके, अब देखते हैं ये सेंटेंसेस है। समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। वाई वी आर नॉट यूजिंग द एजेंट? बिकॉज वी आर गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट। In passive conversions, in all the sentences of passive conversion, we only give importance to the object. So here is the same condition, we are giving the whole importance to the object. My pen has been stolen. Here the subject is not important, object is important कि मेरा जो पेन है वो चुरा लिया गया। किसके थ्रू चुराया गया ये important नहीं है। So we have omitted the agent. The police arrested the thief. The police arrested the thief. अंडरस्टूड है कि थीफ या कल्प्रिट्स को कौन अरेस्ट करता है? रॉबर्ट्स को कौन अरेस्ट करता है? पुलिस अरेस्ट करती है। सो द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट विच इज द थीफ। The thief was arrested by the police. हमने लास्ट में एजेंट का यूज़ नहीं किया। People speak Hindi in India. It is known to all that Hindi is spoken in all over India. So we are not going to use the agent. As you can see that we have not used the agent with preposition by. Our fourth sentence is a man informed the police about the accident. A man is a uncertain subject. किसी आदमी ने इन्फॉर्म किया एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को, तो द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया एक्सीडेंट के बारे में। हेयर द सब्जेक्ट इज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस। So in this condition also we are going to remove the agent with preposition by at the end of the sentence. कैसे बना सकते हैं हम इसको? The police were informed about the accident. Got it? अच्छा, यहाँ पे आपका एक नया रूल आ जाता है। इन सेंटेंस 5 एंड इन सेंटेंस 6 यू कैन सी दैट आई हैव यूज्ड टू प्रोनाउंस आई एंड ही इन प्लेस ऑफ योर सब्जेक्ट। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर सब्जेक्ट का सेम पोजेसिव आ रहा है किसी सेंटेंस में, लाइक आई का माई है और ही का हिज है, शी का हर होता एंड सो ऑन, दे का देयर होता, तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं तो आप इसको पीछे लेके लिखना ज़रूरी नहीं समझते हैं। सो यू विल स्किप दिस प्रोसेस। कैसे बनाएंगे इसको? माई लैपटॉप वॉज सोल्ड। मेरा लैपटॉप था, मेरा लैपटॉप बेचा गया, मेरे द्वारा बेचा गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो व्हेन वी आर यूजिंग द सेम पोजेसिव केस ऑफ द सब्जेक्ट, देयर ऑल्सो वी डोंट यूज एजेंट at the end of the sentence. Likewise, the sixth sentence is he did his work. His is the possessive case of he. So his work was done.
वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ बाई हिम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि आपका अंडरस्टूड है कि जो उसका काम है, उसका काम हुआ है तो उसके थ्रू ही होगा ऑब्वियसली। समझ रहे हैं आप चीज़? अगर प्रोनाउंस दिए हैं और उनके सेम पोजेसिव केसेस दिए गए हैं तो आप उस चीज़ को फिर स्किप करिए, लास्ट में उसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। 7th सेंटेंस हमारा क्या है? एवरीवन प्रेज द फ्रीडम फाइटर्स। एवरीवन भी आपका उसी तरह से एक सब्जेक्ट है जो कि इम्पोर्टेंस जिसको नहीं दी जाएगी। हर कोई फ्रीडम फाइटर को प्रेज करता है ना, हर कोई फ्रीडम फाइटर्स को प्रेज करता है जो अपने कंट्री के लिए लड़ चुके होते हैं। तो इसमें, इस सेंटेंस में द ऑब्जेक्ट इज गिवन इम्पोर्टेंस। एवरीवन को हम लास्ट में यूज़ करें, इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्या सेंटेंस बनेगा हमारा? अकॉर्डिंग टू द टेंस दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको कैसे बना सकते हैं? द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज प्रेज्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, इसमें एवरीवन को लास्ट में नहीं लगाया। देन आर 8 सेंटेंसेस। वी सॉ अ लायन इन द जू। जू में क्या देखा जाता है? ऑब्वियस चीज़ है कि जो एनिमल्स है उसी को तो देखेंगे, हम कहीं बाहर तो देखेंगे नहीं। तो इसमें भी इम्पोर्टेंस किसको दी जा रही है? लायन को, जिसको जू में देखा गया। किसके थ्रू देखा गया? बाय अस, बाय मी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये सेंटेंसेस, इसका कैसे बनाएंगे हम? अ लायन was seen in the zoo. I hope everything is clear to you now. When we are not going to use the agent, when our subject is unimportant, I mean to say when we don't think to put the subject in the end, we don't want to mention it in the end of the sentence, so we remove agent. जब हमारा सब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट है, अननोन है, मतलब अनसर्टेन है, जैसे कि अ बॉय स्टोल माई पेन, अ बॉय स्टोल माई पेन, एक लड़के ने मेरा पेन चुरा लिया, किसी लड़के ने मेरा पेन चुराया। कौन से लड़के ने चुराया ये ज़रूरी नहीं, पता ही नहीं हमको कि किसने चुराया, तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट अननोन है। तो व्हेन योर सब्जेक्ट इज़ अननोन यू विल नॉट यूज़ द एजेंट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अंडरस्टूड, जब आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इन ऑल इम्परेटिव सेंटेंसेज you have seen that you subject is given but it is not written, it is already understood. We know that the subject is you. तो अगर understood subject है, unknown है और unimportant है, then we are not going to put it at the end of the sentence. So I hope everything is clear to you now. So we will discuss the other rules in next video, probably on tomorrow. Okay, bye.